रियल मैक्सिम पे अभी आपने एक वीडियो डाली है जहाँ पे हमने लिखा है क्विटिंग यूट्यूब, तो वो क्यों करा है आपने अभी? तो मेरे घर के नंबर पे डेथ थ्रेट्स आने लग गए। लोगों को ना क्लियर कर दो कि वो चीज़ स्क्रिप्टेड थी, आपकी जो स्लैप वाली चीज़ थी कि क्या था। एसएचओ को भी मैंने क्या क्या बोल दिया मीडिया के सामने। जब उनको पता लगा ना केस किसी फेमस टाइप का केस है, झट से 4-5 पुलिस वाले आ गए। डार्क रियलिटी क्या है इस गेमिंग इंडस्ट्री की? बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर्स लेके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी दूध का धुला नहीं है। सबके अंदर किसी न किसी ने कार्डिंग की ही की होगी। इंस्टाग्राम पे जितनी भी न्यू ऑडियंस है उनको लड़ाई झगड़ा कूल लगता है कि लोगों को ये पसंद आने लग रहा है कि कोई पिट रहा है, कोई गाली खा रहा है, किसी की फैमिली बेइज्जत हो रही है। तो उनसे मेरे को ये पता लगा, मेरे को वड़ा पाव से रिप्लेस नहीं किया गया, मेरे को अरमान मलिक की दूसरी पत्नी के लिए रिप्लेस किया गया क्योंकि वो एक पत्नी के साथ नहीं आ रहा था। Hey guys, welcome to another episode of the Unfiltered Reality Podcast. मैं हूँ सिद्धांत राय सिकन with my co-host Sunny Kaushal and today we have Maxton aka सागर ठाकुर जो YouTube पे live stream and funny gaming videos बनाते हैं. So without further ado, let's dive into the podcast. स्टार्टिंग से एक्सट्रोवर्ट हो आप? नहीं, इंट्रोवर्ट हूँ मैं। डिपेंड करता है एक्चुअली कौन है मेरे साथ। जैसे जैसे अभी फर्स्ट टाइम आपसे मिला, पहले ऐसा नहीं था मैं फर्स्ट टाइम मिलते ही सीधा बात करने लग जाऊँ। पहले मैं हेजिटेट करता था या फिर हाँ स्ट्रेंजर्स के सामने इंट्रोवर्ट था। अभी तो फर्क ही नहीं पड़ता कौन है सामने। अभी ऐसा हो गया है कि अभी कोई फेमस बंदा भी आता है ना, जो एक्सट्रीम फेमस हो, चाहे कोई एक्टर भी आ जाए, तो कुछ फील ही नहीं होता अनलेस अनटिल वो सलमान खान लेवल का एक्टर हो। सलमान खान फेवरेट? सलमान खान के लेवल का एक्टर हो फिर वहां पे मैं घबरा जाऊंगा क्योंकि वहां पे ना एक होता है बचपन से जिसको देख रहे हैं, तो वही है। कोई पुराने एक्टर है, अजय देवगन टाइप के एक्टर आ जाए, जो पुराने एक्टर, ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर वगैरह, हाँ इस टाइप के भी। और जो ब्लंट नेचर है आपका, ब्लंट मतलब एकदम से कोई बात बोल देते हो, ये स्टार्टिंग से आपका नेचर ऐसा? नहीं, स्टार्टिंग से नहीं था, ये 2020 के बाद से हुआ। 2020 से पहले ना मैं ये सोचता था कि मेरे शब्द से किसी को बुरा ना लग जाए। अगर कोई मुझे फालतू भी बोलता था ना, जैसे मान के चलो मेरी कोई बेइज्जती भी कर रहा है, मेरे अंदर एक फिल्टर आता था कि कहीं मैं उसको कुछ ज्यादा ना बोल जाऊं, पता नहीं क्यों। फिर इसके बाद ये मेरी तरह है भाई, बिल्कुल। दैट इज सो ट्रू। फिर इसके बाद क्या हुआ, अब मैं चेंज हो गया पूरा। आप बोल सकते हो बहुत सारी बातें, बट ये है कि हम बोलते नहीं है। तो चेंज क्या हुआ, लेकिन मतलब किस वजह से हुआ? चेंज इस तरीके से हुआ है कि मान के चलो कोई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अगर वो मेरे बारे में फालतू बोल रहा है या फिर इंसल्ट कर रहा है, उसको मैं थोड़ा सा मैं कंट्रोल करूंगा, थोड़ा सा सहूंगा। लेकिन जब देखूंगा ना आर या पार हो गया है, उसके बाद भाड़ में जाए वो। आप इसलिए ऐसे हो क्योंकि आप खुद भी कुछ नहीं कह रहे ना उसको। आप ये एक्सपेक्ट करते हो अगर मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ तो मेरे से भी सामने से अच्छे से बात करे। यही चीज है ना हाँ, आपके मेरा अंदर? यही है। यही वाला जो सीन था, रियान पराग मेरे को मैसेज में तू ता करके बात कर रहा है, वो ऐसा दिखा रहा है कि वो इंडियन क्रिकेटर भगवान है, ठीक है। मैंने कहा रुक तेरे से मैं मजे लेता हूँ, तो मैंने लिटरली मजे लेने वाला कुछ डाल दिया स्टोरी। मैं पता एक उसके लिए रेडी था मैं कि अगर ये एक और फालतू बोलेगा ना, मैं इसको एक और वॉइस नोट भेजूंगा और वो मैं इस पब्लिक करूंगा, तब इसकी बेइज्जती करूंगा। बाकी भाई ये बताओ, जैसे मैंने आपकी वीडियो देखी थी थोड़े दिन पहले, वो वीडियो से मैंने आपको देखा, आपका चैनल को, और वो वीडियो आपको पता है कौन सी है? बताओ कौन सी है, बताओ कौन सी है। ठीक है, समझ गया। तो भाई जैसे एल्विश भाई के साथ आपका कुछ सीन हुआ था, उन्होंने आपको स्लैप करा, उसके बाद आपका थोड़े दिन बाद उनके साथ गाना आ गया, गाना तो मेरा रोल इन करके कोई गाना आया था ना? हाँ, तो वो क्या कंट्रोवर्सी थी भाई? अभी लोगों को ना क्लियर कर दो कि वो चीज स्क्रिप्टेड थी, आपकी जो स्लैप वाली चीज थी कि क्या था? स्लैप वाला भी नहीं, मतलब वो जो पूरी वीडियो थी, आप पूरी वीडियो भाई वो बताओ, वाली। मतलब पहले से आपने कैमरा सेट रखा, ये सब बताओ मेरे को। नहीं, एक 1200 का कैमरा आता है सीपी प्लस का, उसका वाटरमार्क भी दिख रहा है रिकॉर्डिंग में कि सीपी प्लस का कैमरा है। वो थोड़ा सा खिलौने टाइप का कैमरा होता है जो टेबल पे रखा होता है, ठीक है। वो जो दुकान थी वो स्टैंडर्ड दुकान थी, मतलब लेटेस्ट कपड़ों की, फैशन की, मतलब अच्छे अच्छे कपड़ों की। तो वहाँ पे ना सीसीटीवी ऊपर नहीं लगाया था उन्होंने, वहाँ पे एक था काउंटर पे और एक था पीछे की तरफ जहाँ से पूरा स्टोर के सारे कपड़े दिखे। तो वो वाइट कलर का प्ले स्टेशन के बगल में टॉय टाइप का सीसीटीवी कैमरा होता है, जो पता नहीं होता कि सीसीटीवी है अनलेस अनटिल आपको पता हो कि सीसीटीवी है, अच्छा, ठीक है। तो वो वहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ था। और रही बात कंट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड की, तो स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी का कोई सेंस बनता नहीं है। एसएचओ को भी मैंने क्या क्या बोल दिया मीडिया के सामने। स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी में मैं एसएचओ के खिलाफ इतना कुछ तो बोलूंगा नहीं। मैंने उसको भ्रष्ट पता नहीं, जो मेरे मन में आया वो सब बोला मैंने, ठीक है। उसके बाद वही था कि मैं एल्विश को 3 साल से जानता था, और बिग बॉस के टाइम में वही जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जहाँ से फैन मेरे पे चढ़े फिर मैं फैन पे चढ़ा, वही है ना कि मेरे को ट्रोल करा, बहुत लंबे टाइम तक ट्रोल हुआ मैं, थोड़ा सा मैंने कंट्रोल किया, फिर म्यूचुअल बंदों ने ट्रोल। बात स्टार्ट कहाँ से हुई? फैंस ने बात शुरुआत स्टार्ट करी हुई वो बिग क्या? बॉस से, बिग बॉस से बात स्टार्ट हुई, मतलब एल्विश वो भाई था बिग बॉस के अंदर थे कि मैं अभिषेक मलान को अच्छे से जानता था, ठीक है। मैं शुरुआत में अभिषेक मलान को अच्छे से सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद जब एल्विश गए तो मैं एल्विश और फुकरा इंसान, फिर मैं वहाँ पे हो गया वैसा वाला न्यूट्रल कि अब कोई भी जीते क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि दोनों को आप ठीक है। जानते हो। हाँ, मैं दोनों को जानता था। फुकरा इंसान को भी मैं 3 साल से जानता था, एल्विश को भी मैं 3 साल से जानता था, ठीक है। तो अब ये हो गया कि दोनों को मैं अच्छे से जानता हूँ। एल्विश के साथ मैं पूरे समय पबजी खेला करता था, तो दोनों से मेरी बॉन्डिंग ठीक थी, अच्छी बातचीत थी, ठीक है, खराब किसी से नहीं थी। तो मैंने कहा अब किसी एक को सपोर्ट करके फायदा नहीं है, दोनों को सपोर्ट करते हैं,
ठीक है। तो मैंने दोनों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि चलो भाई कोई भी जीते, दोनों अपने भाई हैं, यूट्यूब कम्युनिटी जिंदाबाद। उसके बाद क्या हुआ ना, ऐसे ही एक रैंडम स्पेस था, ठीक है, ट्विटर पे, ठीक है। तो उस पर लक्ष्य चौधरी मजाक में बोल देता है, मैक्सन को मैंने एल्विश के हिटर वाले ग्रुप में बैठते हुए देखा है, ठीक है। लक्ष्य ने मजाक में बोला था ये, हाँ। ठीक है, ऐसे ही आउट ऑफ द सरकाज़म। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने उसकी बातों को सीरियस ले लिया। उसके बाद वहाँ से मेरे को गालियाँ पड़नी शुरू हुई। लक्ष्य ने क्लियर कर दिया, भाई मैं जो बोल रहा हूँ मजाक में बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं तो मजे लेने के लिए बोला। लेकिन तब तक क्या हुआ ना कि उसी स्पेस में जो गाली गलौज चली तो वो क्लिप वायरल हो गई। उसके बाद लोगों को ये लगा कि ये मैक्सन सच में ये ऐसे ही एल्विश के हिटर वाले ग्रुप में बैठा होगा। तो लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन चला गया। वहाँ से क्या हुआ, सिलसिला शुरू हो गया, मेरी फोटो को एडिट करके वो ट्रोल कर रहे हैं, ये वो फलान ठिकाना। तो पहले फैंस कर रहे थे, फिर कुछ म्यूचुअल बंदे करने लग गए, जो मतलब मोस्टली फैंस के जो एल्विश के म्यूचुअल थे काफ़ी ज़्यादा। तो वो जब करने लग गए तो मैंने फिर एल्विश को मैसेज किया जब वो घर से बाहर आया, ठीक है, कि भाई आपके जान पहचाने कुछ बंदे मेरे को ट्रोल कर रहे हैं। तो एल्विश मेरे को व्हाट्सएप पे किया, तो व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने इंस्टा पे वॉइस नोट किया, तो एल्विश कहता है, भाई मैं तो देखो शूट वूट में बिजी हूँ, आप खुद देख लो क्या मैटर है, सॉल्व कर लो। यहाँ पे मैटर हो गया, सिलसिला खत्म। उस समय जब ट्रोलिंग होती फर्क पड़ रहा था उससे? अरे बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। ये मान के चलो मेरे खिलाफ गालियाँ वाले ट्रेंड चल रहे थे, ठीक है। तो एल्विश से जब मैंने बात कर ली तो ऑब्वियसली बात है, पर्सनल बात हुई थी, वो मेरे और एल्विश के बीच में हुई थी, वो किसी को पता था नहीं कि मैंने एल्विश से बात कर ली है। उसके बाद नहीं, सिलसिला रुका नहीं। उसके बाद जब मेरी ये फोटो वोटो ये सब पता नहीं क्या क्या एडिट करने लग गए, तो मैंने एल्विश को टैग करके लिख दिया, मतलब थोड़ा सा टाइम में और आगे आ गए हम लोग, 2 हफ्ते हो चुके थे इस बात को। तो मैंने लिख दिया टैग करके कि ये किन गवारों को फॉलो करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पर एल्विश ने लिख दिया कि तुम मैंने फॉलो कर दूँ, फिर ऐसे कुछ करके लिख दिया। तो मैंने भी लिख दिया कि मैं ही कर देता हूँ। इसके बाद क्या हुआ कि वही जो मेरे पे फोटो एडिट करके बना रहे थे ना, उन्होंने मेरे खिलाफ ट्रेंड चला दिया, माँ बहन की गालियों वाले ट्रेंड, ठीक है। तो उस चीज़ से थोड़ा सा मेरा ये हो गया, दिमाग फ्रस्ट्रेट हो गया। क्या फर्क पड़ता है क्रिएटर की मेंटालिटी पे जब ये सब हो रहा होता है? ये बताओ, क्योंकि लोगों को लगता है फर्क ही नहीं पड़ता, जो मर्जी मना है बोल दो। नहीं, फर्क पड़ता है एक्चुअली। देखो, जब तक आप मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप मेरे को कुछ भी बोलो, मेरे बारे में कुछ भी बोलो, मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ भी बोलो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो ये बात आती है ना, माँ बहन की गालियों वाली सीन चला जाता है, तो वो थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। वो ऐसा होना नहीं चाहिए। फैमिलीज भी मैं इन्वॉल्व अगर कर देते हैं। किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ उसी को कर रहा हूँ, मैं उसके परिवार पे जाना सही नहीं समझता। तो जब ये सीन हुआ ना, तो मैं थोड़ा सा ये हो गया फ्रस्ट्रेट। उसके बाद मामला शांत हो गया, ठीक है, ठंडा वाला जो होना था हो गया। फिर बिग बॉस 17 आया, वहाँ मैंने मुनावर के लिए क्या बोलते हैं, एक ट्वीट कर दिया कि प्रोबेबिलिटी मुनावर फारूकी की ज़्यादा है जीतने की। तो वहाँ पे फिर से वह सेम बंदों ने वो ट्रोल करना शुरू कर दिया कि तू ये इस जिहादी को बाप बना ले, टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, ये सब मतलब उर्दू मुस्लिम करने लग रिलीजन गए। एस्पेक्ट लेके लोग चढ़ गए फालतू में। मतलब वो चीज़ उन्होंने चीज़ों को धर्म से जोड़ना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं आई। और बहुत वियर्ड होता है भाई ये। हाँ, तो ये फिर यहाँ पे चलो ठीक है, ये भी फिर हमारे बीच में चला। उसके बाद क्या हुआ, फिर वही क्रिकेट वाला मैच आ गया, तो वही था, पुराना गुस्सा था मेरा निकल गया। मैंने कहा कि मैंने सिर्फ ट्वीट किया तो मेरे खिलाफ इतनी गालियाँ पड़ी, ठीक है, लिटरली बहुत गालियाँ पड़ी थी मेरे को मुनावर को, ये प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए कि वो जीत सकता है, सिर्फ ये बोलने के लिए। तो मैंने यही ट्वीट कर दिया कि मेरे को इतनी गालियाँ पड़ी सिर्फ ट्वीट करने के लिए, वो गले मिल के आया, ये वो फलान पर भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपका, आप जो मर्जी सोचो, कोई भी जीते। हाँ, मेरे को देखो सीन क्या है कि मुनावर ने पास्ट में गलतियां की हैं, उसको उसकी सजा मिल चुकी है। अब वो ये है कि हर इंसान अब बाद में चल के चेंज होता है। तो मैं उसके प्रेजेंट वाली पर्सनालिटी की बेसिस पे जज कर रहा था। प्रेजेंट वाली पर्सनालिटी जो मुझे मुनावर की लगी वो ये थी कि वो एक अच्छा कॉमेडियन है, वो अच्छे से कैमरे पे उसको रहना आ रहा है, किस तरीके से गेम खेलना चाहिए वो उसको अच्छे से आ रहा है। तो मैंने उस बेसिस पे ट्वीट किया था। और ऊपर से अंदर अनुराग था, अनुराग तो अंदर पता नहीं क्या कर रहा था, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। तो मुझे ये आइडिया था कि अनुराग भाई तो जीतने से रहे। यार बिग बॉस में ऐसा होता है कि इमेज बन भी सकती है और खराब भी बहुत, मतलब लोग हाँ, जाते तरीके से हैं हो सकती है। फेम एक्सपेक्ट करने, अब वो फेम अब वो एडमायरेशन में बने, Backlash हो सकता है भाई बहुत Big Boss ज्यादा का। चलो, अनुराग भाई से मेरी बातचीत हुई थी, तो अंदर जब वो गए ना, तो मुझे लगा कि अनुराग भाई का ना एक्सपीरियंस कम है कैमरे पे। वो मेरे को अंदर दिख रहा था कि वो अंदर सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद ना मेरे को ये आइडिया हो गया कि अनुराग के जीतने के चांसेस कम है, अनलेस अनटिल अब उसके सपोर्ट में एल्विश आर्मी आ जाए, एल्विश खुद भी सपोर्ट करे तो अलग बात है, ठीक है। चांसेस थे उसके भी जीतने के, लेकिन यही था कि अगर उसका गेम इस तरीके से चलता रहता तो हो सकता है ऑडियंस का जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाता है अंत तक शो के। तो मैंने उस बेसिस पे ये ट्वीट किया हुआ आपने था। ट्वीट करा फिर मुनावर भाई के बारे में, उसके बाद क्या हुआ? फिर वही हुआ कि अभी तक स्लैब वाला इंसिडेंट हुआ नहीं था। नहीं, उसके बाद क्या हुआ था ना, मुनावर वाले मीम के बाद फिर एल्विश फिर वापस से मेरे से डायरेक्टली लिंक हो गया, क्योंकि उसने भी मेरा ट्वीट का रिप्लाई कर दिया। उसके बाद मेरी एक खराब आदत है कि मैं हर चीज़ को मजाक में लेता हूँ, चाहे अगर कोई कैसा भी रहे। क्योंकि जैसे ही उसने लिखा ना कि ये भाई तू
दिल्ली रहता है याद दिला दो, तो मैंने भी इस मजाक में लिख दिया कि थैंक्स भाई याद दिलाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ था कि मेरे को मैसेज आया था ट्विटर पे। दिल्ली रहता है, याद दिला दूं हाँ ताकि वो आ जाएंगे घर पे, इसलिए। हाँ, तो मुझे लगा कि भाई कहीं घर वर पर ड्रामा ना हो, तो मैंने मैसेज देख लिया कि ट्विटर पे मैसेज आया हुआ है कि अपना फ़ोन नंबर दे। ठीक है, तो मैंने कहता भाई शांति से बात करते हैं, जितने मिसकंसेप्शन है उसको दूर करते हैं। तो फिर क्या हुआ कि घर की लोकेशन मिली मुझे एल्विश की, कि ये अपने घर की लोकेशन दी। फिर मैं तो घर पे ही जा रहा था, मेरे भाई ने कहा कि घर पे मत जा, किसी पब्लिक प्लेस में मिल ले, ज़्यादा सही रहेगा, सबको आइडिया रहना चाहिए कि कहाँ पे तुम लोग मिल रहे हो। ठीक है, तो फिर मैं गुड़गांव पहुँच के ना मैं अपना लोकेशन दे देता हूँ। ठीक है, वहाँ मैं लाइव भी चला जाता हूँ, पता नहीं किस क्यूरियोसिटी से लाइव किया था आपकी मैं। दोस्त की शॉप थी वाली? हाँ, दोस्त की शॉप पे। तो वहाँ मैं कॉल करके बोलता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, इधर ही मिलते हैं। मॉल के अंदर था वो शॉप बेसिकली। वो भी जो वो वाला कौन है, गुड़गांव का सबसे महंगा अपार्टमेंट का है, गुड़गांव में? भाई कमेलियास। इसको बताए। हाँ, कमेलियास के जस्ट सामने मॉल था। तो मुझे लगा एक पब्लिक प्लेस है, अच्छा एरिया है, वहाँ पे शांति से जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है मेरे और एल्विश फैंस के बीच में वो खत्म करते हैं। तो मेरा जो ये था कि मिल के बातचीत करेंगे और काइंड ऑफ डिबेट टाइप कुछ करेंगे कि हाँ जो हो रहा है मेरे साथ वो गलत हो रहा है। आपको ये बात पता थी कि उस दुकान में कैमरा लगा हुआ है? ये बात आप अवेयर थे उस चीज से? देखो, जो कैमरा मैंने लगाया था, पॉडकास्ट सेटअप इस तरीके से मैंने बना रखा था, वो तो चालू था नहीं। तो मेरा पूरा ध्यान अपने कैमरे पे था, वो काम नहीं आया। काम वो आया काम वो वाला कैमरा आया जो पीछे रखा हुआ था। वो भी लड़ाई के बाद मेरे को बताया कि ये क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग हो चुकी है। शूटर। तो मेरे को जो वो था मेरे साथ एक्चुअली वहाँ पे ना, जो जिसको मैं जानता था वहाँ एक ही बंदा था, करण। ठीक है, उसके अलावा मैं उस दुकान में किसी को नहीं जानता था। लगभग मेरे साथ करण था और ये उसके दो दोस्त उसी समय आए हुए थे। ठीक है, टोटल तीन बंदे थे जितना मुझे पता है। तो उन दो को मैं जानता नहीं था। ठीक है, तो करण को ही जानता था मैं। अब वहाँ पे क्या हुआ कि हमने लगाया था पूरा डिबेट करने के लिए कि मेरे को जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म करनी है, क्योंकि मैं एल्विश को 3 साल जानता था। मेरे अंदर बहुत रिस्पेक्ट थी एल्विश के लिए। ठीक है, उस समय तो मैं ये सोच के रखा था कि ये डिबेट करनी है मेरे को और ये खत्म करना मिसअंडरस्टैंडिंग, ताकि जो भी ये क्लासेस चल रहे हैं ना ये खत्म हो। ठीक है, मैं उससे दुश्मनी रखना चाहता ही नहीं था, क्योंकि मैं उस बंदे को जानता हूँ कि वो पर्सनल लेवल पे कैसा है, वो किस तरीके से मतलब फ्रेंडशिप निभाता है लोगों के साथ। तो मुझे वो उसका आइडिया था। तो उस बेसिस पे मैंने सोचा कि इसके साथ मेरे को कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखनी है। ठीक है, फिर वही था, लड़ाई हो गई, क्या ही कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे लोगों ने उस वीडियो का रिकॉर्ड कर करके बहुत सारी बार बोला कि यार ये ऐसा था, ये वैसा था, अगर बात ही करनी तो कैमरा क्यों लगाया? नहीं, कैमरा तो वो सीसीटीवी था यार। वो मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा। एक पॉडकास्ट देखा था मैंने एल्विश का, उसमें कोई तो हॉटस्टार का एक्टर उसका पॉडकास्ट ले रहा है। ठीक है, मैंने उसको बाद में देखा कि वो किसी वेब सीरीज में देखा। मैंने कहा ये तो वही है जो मेरे बारे में फालतू बोल रहा था। वो ऐसे कह रहा है। ठीक है, मैंने उसकी सीरीज देखी ना, मैंने कहा ये तो वही है जो मेरे बारे में फालतू बोल रहा था। वो किसी इमरान हाशमी की सीरीज में था। तो वो कह रहा है वो ना कैमरा ही होगा क्योंकि नीचे के एंगल पे था। मैं कह रहा भाई घोड़े जाके इस दुकान में देख, 1200 रुपए का भी कैमरा आता है जो टेबल पर रखा होता है। ऐसे ऐसे लोग हैं, सोचो वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि इस टाइप के भी कैमरे होते हैं। यार जैसे यूट्यूब में पहले कंट्रोवर्सी होती नहीं थी, आप देख रहे हो आजकल कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही हर है। 2-3 महीने में हो रही है कोई ना कोई कंट्रोवर्सी। मतलब अभी के टाइम पे भाई देखो, मेरे कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी के बाद ना फेक कंट्रोवर्सी का एक सैलाब सा आ गया है। और ये कंट्रोवर्सी से फॉलोअर बढ़ते हैं, फायदा होता है उससे? बढ़ रहा होगा तभी कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि क्या है ना, मैं देखो नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना तो दिख रहा है कि मेरे कंट्रोवर्सी के बाद जो मेरी लड़ाई थी, उसके बाद से लोगों ने लड़ाई का वो बना दिया, ट्रेंड बन गया है। ट्रेंड बना दिया। अब कुछ भी हो रहा है। और फिर वो एकदम से ऐसा होता है कि चलो ठीक है आपका मान लिया, जैसा भी केस था, बाकी लोगों का क्या है अरे मेरे बारे में कम से कम पुलिस केस हुआ था, लड़ाई असली हुई थी। तुम्हारे बारे में सिर्फ यही चल रहा है कि कभी आजाद खान बोल रहा है मेरे लोकेशन पे आ जाओ, कभी कोई उसको लोकेशन बुला रहा है, बस लोकेशन चल रहा है, लड़ाई कुछ नहीं हो रही। आपको लग रहा है ना फालतू में, मतलब जैसे इतनी ज्यादा यंग ऑडियंस है, मतलब मोस्टली जो लोग देख रहे हैं 15 से 18 साल के बच्चे हैं, और इनकी अभी मतलब आपको पता है कि ग्रोइंग एज होती है जहाँ पे भाई ये अपना करियर एस्टैब्लिश करेंगे, कुछ भी करेंगे। कूल लगता है, एंटरटेनिंग लगता है। स्कूल में भाई बातें हो बट रही है। हाँ, स्कूल में बातें हो रही है, वो बोल रहे हैं भाई फिजिक्स का पेपर है, मत करो अभी, बोर्ड्स खत्म होना। तो लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कमेंट में, तो मैं पढ़ रहा था। जो यंग ऑडियंस है ना, मानो ना मानो, इंस्टाग्राम पे जितनी भी न्यू ऑडियंस है, उनको लड़ाई झगड़ा कूल लगता है। वो देखना चाहते हैं किसी और की अगर इंसल्ट हो रही हो, किसी और के साथ कुछ गलत हो रहा हो, वो उनको इंजॉयबल लगता है, मतलब मजा आता है उनको उस चीज पे। वो गलत इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है सोशल मीडिया से? हो रहे हैं, ऐसे लोगों डेफिनेटली का। हो रहे हैं, इस चीज से कि तो हो रहे हैं। लोगों को ये पसंद आना लग रहा है कि कोई पिट रहा है, कोई गाली खा रहा है, किसी की फैमिली बेइज्जत हो रही है समाज में। अरे किसी का अगर हाथ कटा हो वहां मोए मोए लिख देते हैं, तो आप उस ऑडियंस से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। बिग बॉस भाई तभी चलता है इंडिया के अंदर। लेकिन अच्छा चलो, जैसे आपकी कंट्रोवर्सी हुई, उसमें फिर रजत दलाल का क्या रोल था? वो आउट ऑफ द नोवेयर वो कहाँ से प्रकट हो गया? मेरा जो हुआ था ना, देखो 8 मार्च सुबह के 12 साढ़े 12 बजे लड़ाई हुई थी। ठीक है, मैं लिटरली सोया नहीं था पूरा 8 मार्च को। ठीक है, फिर 9 मार्च को भी मैं लगभग 2 घंटे सोया था मैं। ठीक है, सिर्फ 2 से 3 घंटे सोया था। वो मैं सो नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पूरे बॉडी में एकदम से पेन शुरू हो गया था। शुरुआत में नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में हो गया था। तब मैं मेडिकल कराने गया फिर उसके बाद। ठीक है, वो भी मेडिकल उन्होंने किया नहीं।
कहा था कि पुलिस केस होगा तब जाके करेंगे ये वो फलान ठिकाना। फिर 9 मार्च को मैंने FIR की दोपहर के 12 बजे, ठीक है। जब FIR की तो FIR करने के बाद क्या हुआ कि पुलिस स्टेशन पहली बार गए थे यहाँ पे? हाँ फॉर द फर्स्ट टाइम लाइफ में गए? हाँ। क्या एक्सपीरियंस था वहाँ का? अरे पुलिस वाले यार बड़े, क्या बताऊँ, मतलब ये मान के चलो जितने गिरे हुए लोग आपने दुनिया में देखे होंगे ना, उससे ज़्यादा गिरे हुए लोग आपको पुलिस स्टेशन में दिखेंगे, ठीक है। सिंपल चीज़ ये है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जो मेरा पहला इंटरेक्शन था पुलिस के साथ, तो वो ऐसा था कि वो मेरे चीज़ बातों को सीरियसली नहीं ले रहे थे। मतलब एक होता ना कि अलग ही चौड़ में रोड में, जब उनको पता लगा ना केस किसी फेमस टाइप का केस है, झट से 4-5 पुलिस वाले आ गए, ठीक है। लिटरली इससे पहले कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। जब उनको पता लगा कि केस ये हाई प्रोफाइल केस है, एकदम से सब इंटरेस्ट लेने आ गए तुरंत। केस वेस मौका देख के तो फेम खाने बहुत लोग आए थे। पुलिस वाले को फेम चाहिए तो मैंने देख लिया उस दिन। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को कॉल आता है, वही SHO का, अपने हवलदार किसी अपने कांस्टेबल को कॉल करते हैं मेरे से बात करने के लिए, बेटा हमने ना केस रजिस्टर कर लिया, आप ना इस बारे में किसी को कुछ मत बोलना, हम यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है, ये वो फलान ठिकाना कह के फ़ोन काट दिया, ठीक है। बातचीत करके मैं समझ गया कि कुछ तो झूला है। और जब मैं 12 बजे मतलब 10 मार्च 12 बजे के आसपास मेरे को पता लगता है, आर्टिकल देखता हूँ मैं कि केस रजिस्टर हो चुका है। जो केस मैंने रजिस्टर करवाया था वो हुआ नहीं था, जो भी था। क्या मैंने तो यार अटेम्प्ट टू मर्डर करवा दिया था। अरे भाई ठीक है। अरे देखो क्या है ना, दिमाग जब गुस्से में रहता है ना तो इंसान इतना सोचता नहीं है, ठीक है। अटेम्प्ट टू मर्डर यार वही वाली बात है ना, पुलिस वाले भी देखेंगे कि लगता भी है कि नहीं लगता, उन्होंने फिर वो सेक्शन हटा दिए होंगे आपके। मेरे को कौन सा कानून पता है इतना, ठीक है। तो मैं तो देखो मैं फिर मेरे अंदर तो यही था कि मैंने जो केस किया वो तो हुआ नहीं। तो उस पे फिर मैंने वीडियो डाल दी ट्विटर पे, ठीक है, जो भी वीडियो थी डाल दी। उसके बाद क्या हुआ कि कितना 10 मार्च हो गया, ठीक है, ये स्लैप होने के बाद है। हाँ 10 मार्च के आसपास क्या हुआ कि सुबह मेरे घर के सारे नंबर लीक हो गए। तो मेरे घर के नंबर पे डेथ थ्रेट्स आने लग गए। मेरे नंबर पे आ रहे थे, मैं तो उल्टा जवाब दे रहा था, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता था। जब मेरे घर के नंबर लीक हो गए ना, घर वाले क्या होते हैं इन सब चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। क्या बोलते थे फोन करके? मतलब वही कि समझा ले अपने लड़के को, ये वो फलान ठिकाना बचेगा नहीं, ऐसे ऐसे करके डेथ थ्रेट्स आने लग गए। आपको जब आ रहे थे कॉल तो आपको क्या बोलते थे? मैं तो फोन नहीं उठा रहा था, मेरा भाई कह रहा था हाँ ठीक है जा, ठीक है। लेकिन घर वालों पे आने लग गए। घर वाले उनको क्या समझ में आना है क्या कोई होगा। इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है भाई इनकी। हाँ, तो वो थोड़ा सा घबरा गए, घर वाले कॉल कर रहे थे, ये सब स्ट्रेस में चले गए पूरे, काइंड ऑफ लाइक ना। मैंने फर्स्ट टाइम नोटिस किया कि घर वालों को हो रही है बहुत ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस हो रहा है। तो उसके बाद ना घर वालों ने मेरे पे प्रेशर बनाया कि केस वापस लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, रजत भाई भी उसी दिन मेरे भाई को कॉल किया तो वो भी आ गए, ठीक है। अब इतना सारा सिनेरियो हो गया ना कि एक पूरा मेंटल बर्डन हो गया कि सब प्रेशर बना रहे हैं, ऊपर से और भी बहुत सारे बड़े बड़े जगहों से कॉल आए थे, मैं नाम नहीं लूँगा। उसके बाद ना मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, ठीक है। मैंने कहा भाड़ में गया ये लड़ाई, केस को वापस लेते। फिर उसके बाद वही था, रजत भाई ने कहा कि मैं इंस्टाग्राम पे लाइव जाऊँगा, बस ये क्या बोलते हैं, हम लोगों को बोलेंगे कि हम अब घर के बड़ों के बीच में बात करेंगे, ये वो फलान ठिकाना। तो मैं कहता हूँ, पहले मना कर देता हूँ मैं लाइव वाइव नहीं जाऊँगा, अगर बातचीत करनी तो कर लो, मुझे ना लाइव जाना ना वीडियो बनानी है, बातचीत करके सॉल्व होता है कर लो, फिर बाद में लोगों को पता लग ही जाएगा कि लड़ाई सॉल्व हो गई है। वो मेरे को समझाते हैं, फिर हम लाइव जाते हैं। उसके बाद फिर ये लाइव वाला सीन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 11 मार्च को हम मिलने गए, ठीक है। तो वहाँ पे मैं देखा कि पहले मुझे लगा कि एल्विश की तरफ से भी उसके घर वाले आएंगे, और वहाँ पे सिर्फ उसके दोस्त आए हुए थे, मेरी तरफ से मेरे घर वाले गए हुए थे। उसके बाद क्या हुआ कि एल्विश ने मुझसे पूछा कि हम ना ये काइंड ऑफ लाइक कैमियो के लिए, ठीक है, कि जब पूरा सॉल्व हो गया। अभी तक शूटिंग नहीं हुई थी सॉन्ग की? नहीं, मेरा वाला पार्ट की नहीं हुई थी। सॉन्ग पूरा रेडी था, सॉन्ग तो अपलोड होना था, लेकिन वो लड़ाई के चक्कर में अपलोड नहीं हुआ था, ठीक है। सॉन्ग ऑलरेडी डिले हो चुका था। तो काइंड ऑफ लाइक वही था कि ये हमारी दोस्ती की मिसाल रहे कि हाँ लड़ाई खत्म हो गई है, तो उस चीज़ को लेके ये कैमियो वाला सीन था। तो मैं सोचा चलो कोई नहीं, कैमियो करने में क्या ही जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 11 मार्च को मैं गया लाजपत नगर, ठीक है। लाजपत नगर में स्टूडियो था, तो वहाँ पे पहले मैं गुड़गांव में गया कपड़े वपड़े लेने शूट के लिए। मैंने पूछ लिया किस तरह के कपड़े चाहिए होंगे, तो जैकेट वैकेट बोला। तो मैं 11 मार्च के सुबह मैं निकला वहाँ पे कपड़े लेने गुड़गांव। फिर वहाँ पे शाम को मैं गया लाजपत नगर, 5 साढ़े 5 बजे शाम को पहुँचा। उसके बाद हर एक वर्ष मेरे को बताया गया गाने क्या है। हरियाणवी गाना था, मेरे को हरियाणवी समझ में आती है पर बोल नहीं पाता। तो मेरे को बोला गया कि ये एक एक लिरिक्स एक एक वर्ड शूट करना है। तो पहले मुझे वो एक्सेंट कॉपी करने में, हर एक एक्सेंट कॉपी करने में टाइम लग रहा था। लिटरली एक नए लैंग्वेज का एक्सेंट कॉपी करना उसी फ्लो में, हालांकि मैं बोल नहीं रहा था, मेरा तो बस शूट होना था। तो वो उसमें टाइम लगा, फिर हर एक वर्ड शूट किया। फिर रात को कॉल आता है कि ये थप्पड़ वाला ये सीन डालना है कुछ काइंड ऑफ। तो उस समय ये था मेरे गाने के अंदर डालना है। हाँ, मेरे को कॉल आता है, लिटरली पहले मैसेज आता है। तो मैं एल्वी से पूछता हूँ कि क्या ये किस बारे में, ये वो फलान ठिकाना। तो बस वो कहता है कि नॉर्मल सा थप्पड़ वाला सीन ऐसे कुछ करके डालना है। तो मेरे दिमाग में ये आता है कि ये शायद इसलिए होगा, जो भी ये मामला चल रहा है वो शांत करने के लिए। मेरे को कुछ दिखता नहीं, मैं सोचता हूँ कि फिल्मों में गाने में तो चलता है इतना,
तो मैं हाँ, चलो मैं एग्री कर देता हूँ, मैं शूट कर लेता हूँ रात के 2 से 3 बजे के आसपास वो वाला सीन, ठीक है। उसके बाद जब गाना आता है तो क्या होता है, मीम पेजेस ना इस वाले सीन को मेरे नेगेटिव बिहेवियर में ले जाते हैं, मतलब नेगेटिव साइड में ले जाते हैं कि ये गाने के लिए खाया थप्पड़, ये वो पता नहीं, एकदम से मेरे खिलाफ नेगेटिव पीआर चलने लग जाता है। तो वहां से मेरे खिलाफ हेट फैलना शुरू होता है। ये वाली थप्पड़ की वीडियो जो सीसीटीवी, ये अलग अलग वीडियो बनाई थी नहीं, आपने? आई थिंक वो मिमिक करने के लिए दिखाई वो अलग से ही, वो मतलब वो गाने के अंदर है बस ऐसे ही। ये शूट हुआ था 11 मार्च के आसपास हुआ था, 11 मार्च की रात में, मतलब 12 मार्च की सुबह मान के चल लो, और ये 15 को गाना आ गया, ठीक है। तो उसके बाद से ही वो क्या बोलते हैं, ऑडियंस के अंदर, ऑडियंस को ये लगने लगा, ऑडियंस के अंदर मीम पेजेस ने मेरी एक अलग ही इमेज बना दी। तब मुझे समझ में आया कि ये मीम पेजेस क्या कर सकते हैं आपकी इमेजेस के साथ। भाई पेड भी होते हैं ना कोई कोई, ये कि सपोज करो आपके खिलाफ हेट फैलाने तो पैसे पे कर दो और बोल दो भाई कर दो। कुछ लोगों ने ऐसे फेक पेजेस को छोड़ दिया। मीम पेजेस तो देखो इनका सिंपल है, मीम पेजेस को अगर जहां मौका दिखता है वहां वो चौका मारेंगे, चाहे आप उनको पैसे दो ना दो, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। उनकी भी तो ग्रोथ है ना सोशल मीडिया की, वो भी तो मतलब कुछ ना कुछ कंटेंट मसाला जो भी उन्हें हो सकता है। अभी जैसे बियर बाई सब पे इतना होता है कि कुछ कुछ क्लिप जोड़ के अलग ही मीनिंग निकल जाता है। जानवी कपूर वाली रील वायरल हो रही है। देखो मेरा तो मोटिव सिंपल था, मेरा मोटिव था गाना हाँ बोलने का, कि ये कि जो हमारी लड़ाई खत्म हो चुकी है और जो भी एल्विश को हेट मिल रहा है वो कम हो जाए, ठीक है, क्योंकि सबको पता है बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा था इस लड़ाई के चक्कर में। तो वही है, मैं इतना सोचता नहीं, मैं भूलने में यकीन रखता हूँ चीज़ों को। तो यार मैक्सटन भाई एक चीज बताओ, दुनिया आज के टाइम पे मैक्सटन के नाम से जाती है, बट सागर से मैक्सटन की जर्नी क्या थी? अरे कुछ नहीं, मेरा पुराना नाम मिलिशियन था जब मैं मिनी मिलिशिया खेलता था। क्या था? मैजिशियन? हाँ, मिलिशियन नाम था मेरा मिनी मिलिशिया में। तो मुझे एम से ही नाम चाहिए था, तो मैंने पूरा एक दिन लगाया ढूंढने में नाम जिसका कोई मतलब ना हो। फिर वो मैथमेटिक्स में मैक्सटर्म पढ़ रहा था मैं, तो वो एम हटा के एन कर दिया, मैक्सटर्म बन गया। और फिर मैंने नेट पे सर्च किया ये कितने लोगों के पास नाम है, तो 2-3 लोगों के पास ही था, वही बाहर के यूट्यूबर, किसी के 10 फॉलोवर, किसी के 100। मैंने कहा ये नाम तो ठीक है, मतलब वो रेयर नाम है, कुछ मतलब नहीं बनता, तो यही नाम रखते हैं। रैंडमली नाम करा है। एंड ऐसे ही चाहिए होता है ना, एकदम गूफी सा कोई भी नाम, मतलब थोड़ा मजा भी हाँ, आए, ऐसा नाम रखो जिसका कोई मीनिंग ना हो, तो उसका फिर अच्छा रहता है वो। ये तो मैक्सटन से आ रहा है भाई, रियल मैक्सटन पे अभी आपने एक वीडियो डाली है जहाँ पे हमने लिखा है क्विटिंग यूट्यूब, तो वो क्यों करा आपने अभी? तो वो तो मैंने देखो इसलिए डाला क्योंकि मैंने ना यूट्यूब पे ऑलमोस्ट, जब मैंने पबजी छोड़ा था ये सोच के छोड़ा था कि मैं कभी खेलूंगा नहीं, ठीक है। फिर मैंने उस पर शॉर्ट्स वीडियोस बनानी शुरू की, तो वो भी मेरा चल गया, अच्छा चला। फिर मैंने उस पर एजुकेशन वीडियो बनानी शुरू की, वो भी चला। लेकिन ना मेरे को एक फीलिंग थी कि ये चैनल पे ना अभी भी मेरी वीडियो पुरानी ऑडियंस तक जा रही है और वो क्लिक नहीं करते हैं, तो उससे रिटेंशन कम होता है। और फिर उसके बाद हर वीडियो पे 2000-3000 व्यूज़ आने ही हैं इस तरीके से। तो मैंने कहा जब इतने व्यूज़ आने, इतना तो मैं नए चैनल पर ले आऊँगा इतना। पर भाई आप इनकंसिस्टेंट भी तो थे इस चैनल पे, आपने एक साल में 2-3 वीडियो डाली हैं, तो आपने नहीं सोचा कि 1.6 मिलियन का चैनल है, इसको हटा के फिर नया बनाऊंगा? पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करना हाँ, एकदम। मैंने बस ये सोचा कि अब वो चैनल पे अपलोड करके फ़ायदा नहीं है। भाई बड़ी बात होती है सोचना 1.6 मिलियन के अरे चैनल। वो मैंने उसी चैनल सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी उसी चैनल पे किया। मैं करने को ये कर सकता था कि पबजी उस पे कंटिन्यू रखता और वहाँ से जो पैसे मैं कमा रहा हूँ वो लगा देता मैं नए चैनल पे। हाँ, लेकिन उस समय मैं इतना सोचा नहीं, उस समय मैं शुरू से ही रिस्क लेता हूँ, तो पूरा ही लेता हूँ। क्योंकि जब मैंने ये क्या बोलते हैं यूट्यूब के लिए अपना कॉलेज छोड़ा तो पूरी तरीके से रिस्क लिया। कॉलेज छोड़ा आपने? हाँ, कैसे, मेरे बताओ अपनी फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया। देखो बताइए। मैं क्या हुआ था ना, मैं बताता हूँ मेरा सीन। मैंने एग्जाम दिया था आईपी का और जेई आईपी मेंस का। यूनिवर्सिटी हाँ, आईपी इंद्रप्रस्थ। हमने भी दिए थे, हमने कोचिंग भी ली थी आईपी। इन सब में मैं क्वालिफाई तो हो गया था, जेई मेंस मेरा निकल गया था, लेकिन वो था कि एडवांस के लिए मेरे कॉन्फिडेंट नहीं था, शायद एडवांस के लिए मैं क्वालिफाई भी नहीं था, कुछ नंबर चाहिए होता है मिनिमम, जितना मुझे आइडिया उस समय आईडी के लिए बेसिकली। जेई एडवांस के लिए, ठीक है। तो मेंस के दम पे मेरे को कहीं तो कॉलेज मिलना था नहीं, जनरल कैटेगरी का था और मेरे नंबर भी कुछ खास नहीं थे इतने। फिर मैं क्या किया कि मैंने ऐसे ही किसी कॉलेज में नाम लिखवा लिया और वहाँ मैं हो गया बोर, लिटरली बोर। मैंने थोड़ा सा सोचा कि अगर मैं इस कॉलेज में पढ़ूंगा तो मेरा फ्यूचर बर्बाद ही होना है, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशन भी यही थी कॉलेज को लेके, जैसे फुकरे मूवी होती है? अरे मेरे को मेरे दोस्तों ने भड़का दिया था, उन्होंने कहा था, मेरे ना 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे कॉलेज के दौरान, तो उन्होंने कहा कि तू क्या कॉलेज वॉलेज कर रहा है, तू यूट्यूब ही कर। उन्होंने मजाक में बोला था, पर मुझे नहीं पता था मजाक में बोल रहे हैं। चैनल बन चुका था, मजे ले रहे थे तब वो। तो मैंने उनकी बातों को बहुत ही सीरियसली लिया, ठीक है। तो मैं जब 30,000 पे गया ना, पहुंचे ना सब्सक्राइबर, तो मैं कुछ हिम्मत कर रहा था घर पे बोलने की कि मेरे को चैनल छोड़ना है, सॉरी ये कॉलेज छोड़ना है, ठीक है। तो फिर कैसे तैसे करके 1 महीने के अंदर मैंने बोल दिया। घर वाले शुरू में मान नहीं रहे थे, लेकिन कैसे तैसे करके मान गए। जब मैंने कॉलेज छोड़ा मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आई, मजाक से हटके, वो फीलिंग मैं बता नहीं सकता। तब ये नहीं लगा कि भाई अब मतलब अनसर्टेनिटी है कि यूट्यूब भी अभी मतलब उस समय नहीं चलेगा थी मेरे अंदर, चलेगा? उस समय मैं पता नहीं कि मेरा इंस्टिंक्ट बोल रहा था कि मैं कुछ करने वाला हूँ इसके अंदर। कॉलेज लाइफ में क्या बोरिंग लग रहा था? कॉलेज लाइफ में देखो मैं बताता हूँ, अगर आप आईआईटी जैसा कॉलेज हो, कोई बड़े कॉलेजेस हो,
तो वो तो ठीक है, उसके अंदर आपका ये है कि अगर डिग्री भी मिल गई तो आपकी नौकरी अच्छी लग जाएगी। लेकिन जो छोटे मोटे कॉलेजेस होते हैं ना, इनके अंदर टीचर को पढ़ाना नहीं आता, टीचर खुद पढ़े लिखे हैं नहीं है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मेरे वाले कॉलेज में क्या था, मैथ्स का टीचर था, मैं मैथ्स का टॉपर था अपने टाइम में, ठीक है, वो सेट्स पढ़ा रहा है, ठीक है, उसने सेट्स पढ़ाने में 1 महीना लिया लिटरली। वो बेकार सा सब्जेक्ट, बेकार सा टॉपिक जो बहुत आसान है, उसको अगर तुम 1 महीना ले रहे हो तो कुछ तो झूल होगा। मेरे अंदर ये इंस्टिंक्ट था कि कुछ तो झूल है। बाद में पता लगा उसको आगे के टॉपिक पढ़ाने आते ही नहीं ढंग से, ठीक है, उस टीचर को। तब मैं समझ गया कि गड़बड़ है, पूरा एजुकेशन सिस्टम कॉलेज का बेकार हुआ पड़ा है। फिर उसके बाद तो नहीं थी आपके अंदर कॉलेज ड्रॉप आउट करके कुछ बनूंगा, ऐसे स्टोरी बनेगी मेरी आगे जाके? नहीं, मैं ये सोचा नहीं था। मैं तो उस समय बस ये सोचा था कि मैं उसमें ये सोचा कि अगर मैं इस कॉलेज से पास भी हो जाता हूँ, मैं एवरेज बन चुका था कॉलेज जाते जाते, तो मैं अगर इस कॉलेज से डिग्री ले भी लेता हूँ तो मैं मैक्स टू मैक्स कितना कमाऊंगा? जो यहाँ के अच्छे स्टूडेंट है वो 60,000 70,000 कमाएंगे। मैं तो अच्छे में भी नहीं था, मैं तो पूरा गिर चुका था कॉलेज में जाके, ठीक है, मैं तो कुछ कमाऊंगा ही नहीं। तो इससे अच्छा मैं कहा अगर कॉलेज में कंप्लीट करके बर्बाद होना है, इससे अच्छा यूट्यूब करके बर्बाद हो जाता हूँ, ज़्यादा सही है, जब दोनों में ही बर्बाद होना है। तो मैंने फिर यूट्यूब चुना कॉलेज छोड़ के। तो कॉलेज में एक्सपेक्टेशन थी चलो 60-70 भी, और अब आप इतने बड़े यूट्यूबर हो, तो अभी आपकी अर्निंग क्या चल रही है, या फिर एक्सपेक्टेड? भाई यूट्यूबर्स की तो बहुत होती है भाई, गेमिंग यूट्यूबर्स की बहुत होती है भाई, लेकिन गेमिंग यूट्यूबर्स की आई थिंक टेक वाले यूट्यूबर्स की काफी ज्यादा रहती है, बट मतलब जितनी मेरी सैलरी होती है कॉलेज टाइम से ज्यादा मैं टैक्स भर देता हूँ बस। ठीक है, तो बस यही है। टॉप गेमिंग यूट्यूबर्स कितने कमाते होंगे आपके हिसाब से? टॉप एक नंबर दे दो भाई ऐसी। टॉप के तो यही हो गए, करोड़ में से ऊपर है। 1 करोड़ एक महीने के? हाँ, 1 करोड़ मामूली है इनके लिए। बट वो आते कहाँ से? मतलब यूट्यूब एड रेवेन्यू से? एड रेवेन्यू से मान के चलो, जैसे मान के चलो टेक्नो गेमर्स है, उसका जो व्यूज है, एवरेज व्यूज उसके 5 मिलियन है पर वीडियो, तो उसका ये रेवेन्यू मॉडल अगर आप देखोगे एडसेंस का, तो वही जाता है 50 से 70 लाख रुपए तक, ठीक है। ये ब्रांड्स हो गए, उसके अलावा वो मल्टीपल स्पॉन्सर, रेडबुल हो गया, नेटफ्लिक्स हो गए। एक तो ये टेक्नो गेमर्स जिस ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो भी बोलते हैं, जिस एजेंसी में है, वो एजेंसी इंडिया की मतलब वन ऑफ द बेस्ट एजेंसी में आती है, तो उनके कनेक्शन अच्छे हैं हर बड़े बड़े ब्रांड से। भाई पहले के टाइम पे पेरेंट्स बोलते थे गेम नहीं खेलनी, सोच भाई, और अब लोग गेमर बनने में लगे भाई। तो मेरे को लगता नहीं कि कोई बच्चा पहले बोलता होगा गेमर बनना बड़ा होगा। पहले गेमर में पैसा था भी नहीं ना, गेमिंग आज से थोड़ी है, गेमिंग तो 4 सेकंड के जमाने से है। मुझे अच्छे से याद है स्कूल टाइम में 4 सेकंड जब पकड़ा गया था, तब पहली बार मुझे पता लगा कि इंडिया में कुछ इस तरीके की चीजें एग्जिस्ट करती है। CSGO ई-स्पोर्ट्स वाला? हाँ, CSGO वाला वो 4 सेकंड जब पकड़ा गया था, तब मुझे पता लगा इंडिया में इस लेवल की भी गेमिंग होती है। उससे पहले मुझे नहीं पता था। तो गेमिंग इंडिया में बहुत पहले से ही है, बस इस बड़े लेवल तक आई है पबजी के कारण। पबजी कैसे आई भाई? पबजी ने सब चेंज करा। पबजी मोबाइल अगर नहीं होता तो शायद गेमिंग इस लेवल पे आता एक्सेसिबल होगी ना सारे लोगों के लिए, चाहे फोन पे कोई भी है, किसी भी टाइप का फोन है, हर कोई खेल सकता है। पीसी में क्या रहता है, रिस्ट्रिक्टेड होता था कि आपको इतने पीसी महंगा भी तो आता है ना, महंगा लैपटॉप, वही बोल रहा हूं, चलो किसी के पास नहीं था। अगर एक नॉर्मल सा गेमिंग पीसी भी आपको बनाना होगा जिसमें सब कुछ अच्छे से चले, तो वो 2.5 लाख तक में बनता है, ठीक है। और आपको अगर हाई एंड पीसी चाहिए जिसमें स्ट्रीमिंग भी अच्छे से हो, सब कुछ अच्छे से हो, तो वो 4080 लोगे तो वो अकेला 4080 16 GB वाला 1 लाख के आसपास में आता है, ग्राफिक कार्ड अकेला। फिर मदरबोर्ड लो, फिर प्रोसेसर लो, फिर कैबिनेट लो, फिर वो DDR5 की रैम लो, तो ऐसे करते करते 4-4.5 लाख वही बन जाता है, बहुत महंगा पड़ जाता है। फिर मॉनिटर लो, सब कुछ मिला के 3 से 4 लाख का बनता है पीसी। आपकी पहली वायरल वीडियो कौन सी थी, जैसे आपको लगा कि यार मैंने यूट्यूब करना तो स्टार्ट कर दिया है, बट अब मैं जेन्युइनली कर सकता हूँ आगे तक? मेरी थी वायरल वीडियो सबसे पहले, जो वायरल तो मेरी तीसरी वीडियो ही हो गई थी। अच्छा, ठीक है। वो मुझे पता, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था ना मैक्सटन, तो मेरे को एक आइडिया था कि ये चलेगा, क्योंकि मैंने ना पबजी मोबाइल के ऊपर बहुत रिसर्च कर रखी थी। इसलिए मैंने घर में जिद करके कैसे न कैसे करके फ़ोन लिया। मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो मैंने घर वालों को जिद करवा के कैसे न कैसे करके खुद को फ़ोन खरीदवाया। मेरे को फ़ोन चाहिए गेम खेलने के लिए। हाँ, नहीं ये नहीं बोला मैंने। एसुस का ROG वो चाहिए पंखे वाला पीछे। तो मैंने कैसे कैसे करके वो 8-9 हज़ार का फ़ोन मेरे को घर वालों ने दिला दिया EMI पे, ठीक है। मेरे को बस फ़ोन चाहिए था। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि इस फ़ोन में गेम मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता, इंटरनल साउंड रिकॉर्ड नहीं होती, एंड्रॉइड में उस समय होती नहीं थी इंटरनल साउंड रिकॉर्ड। तब मैं सोचा कि इस पर करूँ क्या, फ़ोन तो मैंने खरीदवा लिया लेकिन अब मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तो बहुत देर सोचने के बाद मैंने कैसे कैसे करके खुद से जुगाड़ लगाया, मतलब ईयरफोन की वायरिंग थोड़ी चेंज करके ना, माइक बंद करके जब रिकॉर्ड करते थे तो इंटरनल साउंड रिकॉर्ड होने लग गया। ये मैंने खुद से ढूंढा था ट्रिक, ठीक है। कैसे काम कर गया पता नहीं, होता ना रैंडम एक्सपेरिमेंट कर करके मैंने गेम एंड्रॉइड फोन के अंदर इंटरनल साउंड रिकॉर्ड करने का तरीका ढूंढ लिया था। भाई इंडिया से जुगाड़ झगड़ा कोई नहीं कर सकता। तो वो तरीका जब मैंने ढूंढा ना, वो तरीका पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, मैं इंटरनल साउंड रिकॉर्ड करने लग गया, लेकिन दिक्कत ये आ रही थी गेम लैग हो रहा था। मैंने कहा गेम प्ले वीडियोस तो मैं बनाने से रहा, तो मैंने बनानी शुरू कर दी फनी वीडियोस, ट्रोल वीडियोस। उसमें खुद के ही बंदे होते थे सर्वर के अंदर, उन्हीं को ट्रोल करता था। ऐसा दिखाता था कि मैं रैंडम बंदे को ट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। रूम खेलते थे, हाँ, रूम में जो करते हैं अपने बंदे खड़े कर दिए। हाँ, तो वही कर करके मैंने जो तीसरी वीडियो थी ना वायरल हो गई वो, ठीक है।
जैसे तीसरी वीडियो वायरल हुई, तीसरी वीडियो के दम पे मेरा चैनल मोनेटाइजेशन में चला गया और 30 दिन के अंदर मोनेटाइज हो गया। तो मुझे अच्छे से याद है 30 दिन के अंदर हुए थे मेरे 1000 सब्सक्राइबर, 31वें दिन हो गए थे 2000, 32वें दिन हुए थे मेरे 5000 और लगभग 40 दिन के अंदर हो गए थे मेरे 10,000। ये कंसिस्टेंट ऑडियंस थी कि बस आ रही थी ऑडियंस। एक होता है सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं पर ऑडियंस देखती नहीं है, व्यूज में कन्वर्ट नहीं होता है वो। क्यों वो उस समय ना PUBG नया था तो यूट्यूबर्स इतने थे नहीं, तो उनके पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। ठीक है, तो ऐसे कर करके जब वो सब्सक्राइबर हो गए ना 10,000 तो ये मोनेटाइज हो रखा था। फिर 60 दिन के बाद मेरे को वो क्या बोलते हैं एडसेंस में आता है कि पैसे आने वाले हैं, उसके लिए कुछ कोड वोड आएगा, घर पे लेटर वेटर आएगा। तो वो जैसे ही अनाउंसमेंट हुई ना, नोटिफिकेशन आया तो मैंने घर में बोल दिया मेरे को आईपैड चाहिए, पैसे आने वाले हैं। हाँ। पहले बात तो एप्पल सुनने के बाद घर वालों हिल गए कि कितने कितने आने वाले हैं पैसे। नहीं, मैंने बोला कि मेरे को आईपैड चाहिए तो घर वालों को समझ में नहीं आया आईपैड क्या होता है। फिर मैंने कहा ये एप्पल का वो टैबलेट है, घर वालों को यकीन नहीं हो रहा एप्पल का टैबलेट मंगाने वाला है। ठीक है, तो घर वाले पैसे देने से मना कर रहे थे पूरी तरीके से, पैसे थे भी नहीं एक्चुअली। मेरे भाई ने समझाया कि पैसे आएंगे, तो ऐसे कर करके ना दे दिए घर वालों ने, आईपैड के लिए दे दिए। उस समय ना मेरे पैसे जो आने थे 80 दिन के अंदर वो था $100 प्लस $140, ऐसे कुछ करके दो जोड़ दो $240 समथिंग आने थे। तो उस बेसिस पे मैंने आईपैड मंगवा लिया। अब क्या हुआ, वो पिन आ ही नहीं रहा घर पे। ठीक है, वेरिफिकेशन लेटर जो आता है, आ ही नहीं रहा, वो पिन आने में लगभग और लग गए 3 से 4 महीने लग गए। तो घर वालों को लगा मैंने स्कैम कर दिया। ठीक है, लेकिन जब वो पिन आया, जब एक बार में सारे पैसे निकले ना $100, $140, फिर $200, फिर ऐसे $400, तो एक बार में लगभग मुझे अच्छे से 40 से 60,000 रुपए के आसपास आ गए घर में। तो घर वाले हो गए खुश। वहां से ना मेरे को हमें लगता है आपको पीसी भी लेना चाहिए। बोले टैब क्या भाई, एयरपॉड भी लो तुम। लैपटॉप तो था ही मेरे पास, कॉलेज के लिए मेरे को लैपटॉप दिला दिया था। ठीक है, तो अब क्या था कि मेरे पास अब आईपैड आ चुका था। तो आईपैड से मैंने लगभग 6-7 महीने के अंदर इतने कमा लिए थे कि अब मेरा मन था आईफोन लेने का। ठीक है, मतलब मैं आईफोन ले सकता था एक्स्ट्रा पैसों से। तो मैंने घर में बोला कि पहले मेरे को आईफोन नहीं लेना था, मैं जा रहा था सैमसंग के लिए। तो मैंने घर में बोला कि ये सैमसंग का फ़ोन लेते हैं, पैसे थे ही घर में, अच्छे खासे आ ही गए थे। घर वालों ने भी कहा कोई दिक्कत नहीं, 70,000 का ही फ़ोन है। 70,000 मैंने एक्स्ट्रा जमा करके रखे थे फ़ोन के लिए, बाकी घर में दे रखे थे। तो फिर मैं फ़ोन लेने गया, सैमसंग का फ़ोन लेने गया। उस समय जो भी लेटेस्ट चल रहा था मेरे को याद नहीं। तो मैं दुकान में पहुंचा ना, वहाँ मेरे को XR दिखा। XR नया नया निकला था उसमें। जब मैंने सैमसंग चलाया, जब मैंने XR चलाया, तो मेरे को ना ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखा। लिटरली ज़मीन आसमान का फ़र्क। एक यूज़र इंटरफेस, एक प्रीमियम फीलिंग और एक ईजी टू यूज़। एक होता है ना, मेरा इंस्टिंक्ट बोला सैमसंग धोखा देगा, आईफोन लेते हैं। तो मैंने XR ले लिया और लिटरली मेरे ज़िंदगी का सबसे बेस्ट फैसला था वो XR लेना। क्योंकि जब मैंने XR लिया ना, मेरे जिन दोस्तों ने सैमसंग लिया था वो पछताए, वो बहुत पछताए। ठीक है, सैमसंग का फ़ोन कैमरा के लिए, वीडियो देखने के लिए अच्छा है, लेकिन जब बात आती है ना हाई एंड गेम खेलने के लिए, उसके लिए बकवास है वो। ठीक है, ये सच्चाई है। चाहे सैमसंग हो गया, चाहे ROG हो गया, ये लोग स्पॉन्सर करते नहीं, तो मैं इनके बारे में ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकता हूँ। मेरे को इस चीज़ की खुशी हो रही है कि आपने इतनी छोटी उम्र में ना खुद से सब कुछ लिया। नहीं तो बच्चे पेरेंट्स को फोर्स करते रहते हैं करो करो करो, उनको ब्लेम डालते रहते हैं आपकी वजह से नहीं है मेरे पास, वो खुद मेहनत करके जो चीज़ ले। नहीं, मेरे को इतना पता था कि जिद करके फायदा नहीं है घर में, क्योंकि इन द एंड मैं अब इतना बड़ा हो चुका था कि मेरे को पता था घर के अंदर इतना पैसा नहीं है कि मेरे घर वाले मेरे को 10,000 का फ़ोन भी दिला दे। ठीक है, 8,000 का फ़ोन दिलाने में भी घर वालों ने 3 महीने लगाए। अब मैं ये चीज़ नहीं है कि मैं बुरा मानूंगा, मुझे पता था कि घर में इतने पैसे है नहीं कि मेरे को 8,000 का फ़ोन आसानी से दिला दे। तो 3 महीने रुकने के बाद मेरे को 8,000 का फ़ोन EMI पे दिलाया गया। तो वही है, घर वालों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मेरे को जितना बेस्ट दे सकते थे दिया। एट द सेम टाइम भाई कोई कोई लोगों के पास सब कुछ होता है, सब उनके मॉम डैड उनको सब कुछ दिला रहे होते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। फिर भी वो ड्राइव नहीं होती ना उनके अंदर, वो जो आग होती है ना, वो नहीं होती उनके अंदर। वही है कि जब मैंने खुद से फ़ोन लेना शुरू किया ना, ये था कि घर वाले को अब दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास अब पैसे खुद से आ रहे थे। तो वही था, मैंने XR ले लिया खुद के पैसों से। वो मेरा पहला आईफोन था, वो अभी भी है मेरे पास, अभी भी सही कंडीशन में। वो मेरा पहला आईफोन है, तो उसको मैं बहुत अच्छे से रखता हूँ। ठीक है, वो जो फर्स्ट चीज़ होती है ना भाई, वो मैं समझ तो होती है। उसको भी मैंने संभाल के रखा है। हालांकि उसको रिपेयर कराने में 8,000 लगेंगे, मैं वो रिपेयर कराना नहीं चाहता, क्योंकि वो 26,000 का आईपैड है। यहाँ से जुड़ा है, इसको मैंने रखा हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं उसको ठीक कराऊंगा 8,000 रुपए लगा के। 8,000 की बैटरी आ गई है एक्चुअली, इसकी बैटरी खराब हो गई है। आईपैड पूरा ठीक है, बैटरी खराब हो गई है, वो डिप्लीट हो जाती है ना टाइम से। तो हाँ, मेरे जो XR की जो बैटरी हेल्थ है वो भी जा चुकी 70%। ठीक है, तो वो भी खराब हो चुकी है पूरी तरीके से। आईफोन की जा चुकी है 3 साल में 75%। ऐसा हाल हो गया इसका, तो ये पूरा यूज कर रहा है। हाँ, तो भाई जैसे अभी नए गेमर आ रहे हैं, उनके लिए क्या आप एडवाइस दोगे कि हाउ कैन दे बिकम अ न्यू गेमर? भाई देखो, जो नए गेमर्स आ रहे हैं ना, वही है कि गेमिंग को एज अ हॉबी रखो, जब तक कि तुम्हें भरोसा ना हो कि तुम चल चुके हो। क्योंकि क्या होता है ना, गेमिंग में बहुत टाइम जाता है, हद से ज़्यादा टाइम। दिखने में आसान लगती है गेमिंग, पर है नहीं, स्ट्रगल नहीं है गेमिंग के अंदर, लेकिन आसान भी नहीं है गेमिंग। ठीक है, तो उनको बस यही एडवाइस दूंगा, इसको हमेशा सेकेंडरी लेके रखो, जब तक कि तुम्हें पूरा भरोसा ना हो जाए कि हाँ इसमें तुम अब कुछ कर सकते हो। चलने के लिए टिप्स बताओ। खुद नहीं चल रहा, मैं क्या टिप्स दूंगा? क्या खुद नहीं चल रहा।
मैं क्या टिप दूंगा उनको? अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दो। मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कुछ यूनिक करो। देखो मेरा क्या है ना, अभी मेरे जैसे जब मैं यंगर एज पे था मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकता था। अगर मैं उतना एक्सपेरिमेंट आज के टाइम पे भी कर सकता था, मैं अभी भी चल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी मेरा उतना एक्सपेरिमेंट करने का मन नहीं करता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। तो उनको बस यही है, एक्सपेरिमेंट करते जाओ, नई नई चीज़ें ट्राई मारते जाओ, एक चीज़ पे मत रहो, मल्टीपल चीज़ें देखो और देखो तुम्हारा क्या चल रहा है। जो चल रहा है उसको कंटिन्यू रखो, फिर उसमें देखो उसमें क्या चल रहा है, ऐसे कर करके फिल्टर आउट करते जाओ। और एक टाइम के बाद तुम कब चल पड़ोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। यूट्यूब मुश्किल नहीं है, अगर आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है। तो भाई यहाँ पे तो चलो सपोज करो उन्होंने गेमिंग करी और फेमस हो गए वो, पर यहाँ पे ना गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा डार्क चीज़ें भी होती हैं। मतलब डार्क रियलिटी क्या है इस गेमिंग इंडस्ट्री की? गेमिंग इंडस्ट्री पूरी डार्क है, सबके सब कार्डर है, बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर कार्डर है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बंदे कार्डर्स हैं। कार्डर्स मतलब फर्जी कार्ड इस्तेमाल करके अपने अकाउंट में यूसी डालना, या फिर जो भी गेम खेलते हो फ्री फायर या फिर जो भी गेम बड़ी गेम की स्किन लेना, बेसिकली किसी और का कार्ड इस्तेमाल करना इलीगल तरीके से। अच्छा, मानो चलो आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, ठीक है, आपका कार्ड कहीं लीक हो गया है, वो इंडिया में बिक रहा है। कार्ड मतलब एक बार एक्सप्लेन करो। क्रेडिट कार्ड। अच्छा, क्रेडिट कार्ड, कार्डिंग करते हैं बेसिकली। हाँ, कार्डिंग इज बेसिकली यूजिंग समवन एल्स कार्ड विदाउट देयर परमिशन। हाँ, ठीक है, तो इसको कार्डिंग बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कार्ड्स में ओटीपी होता नहीं है बाहर के, ठीक है, आपको बस सीवीवी चाहिए और कार्ड नंबर चाहिए, तो उस बेसिस पे आप कर सकते हो। तो वही होता है, मल्टीपल कार्ड्स होते हैं, किसी की लिमिट 50,000 होती है, किसी की लिमिट 1 लाख होती है, तो वो रैंडमली ट्राई मारते हैं जो कार्डर्स होते हैं। मान के चलो मैं कार्डर हूँ, मैं आपके अकाउंट में 10,000 की यूसी डालने का वादा करता हूँ 5,000 रुपये में, तो मैं आपसे 5,000 रुपये ले लूँगा, फिर मेरे पास मल्टीपल कार्ड होंगे, उस कार्ड में से मतलब डिटेल्स होगी, उस कार्ड में से मैं रैंडमली ट्राई मारूंगा किस कार्ड में 10,000 रुपये खर्च कर सकता हूँ मैं। अगर पहले कार्ड में 10,000 खर्च हो गया तो आपके में यूसी डल गई, नहीं तो दूसरा कार्ड ट्राई करूंगा मैं। बट वो एक असली बंदे के पैसे जा रहे हैं ना। हाँ, असली बंदे, घपला ही हो रहा है मतलब। हाँ, चोरी हो गई। तो वही है गेमिंग इंडस्ट्री का डार्क ट्रूथ। बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर्स लेके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी दूध का धुला नहीं है, सबके अंदर किसी न किसी ने कार्डिंग की होगी। और मतलब वैसे गेमिंग की वैसे डार्क रियलिटी क्या है, जो प्रोसेस है, मतलब ये तो चलो बाकी चीजें हो गई। जैसे इस तरीके से बताओ, जैसे आप फेमस हो गए, अब आपने क्या क्या चीज़ देखी? मेरे को लगता है यार यूट्यूबर्स की दोस्ती ना बहुत मुश्किल से टिकती है, क्योंकि कोई पर्पस से होती है, वो समझ रहे हो, जब तक बंदा रेलेवेंट है तब तक उससे निचोड़ लो जो भी। अरे कर सब सकते हो, ऐसे ही है ना? आपके हिसाब से क्या आपने चीज़ नोटिस करी? आपने जब आपको तो ऑब्वियसली बात है अच्छे इंटेंशन से आप जा रहे हो। अरे मेरे टाइम पे तो ऐसा हुआ है कि मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स का दोस्त रहा हूँ, मतलब अपने पबजी के टाइम से, जो बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। लेकिन एक टाइम के बाद जब वो आगे निकल जाते हैं ना, वो फिर नए दोस्त फिल्टर आउट कर देते हैं। तो यूट्यूब की दोस्ती जो है मेनली वो डिपेंड करती है तुम कितने रेलेवेंट हो, कितने काम के हो उनके। जब तक तुम उनके काम के हो तब तक आप उनके अच्छे दोस्त हो। आप खुद देखो, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर होंगे जिनके करोड़ में सब्सक्राइबर होंगे, उनका कंटेंट कुछ भी नहीं होगा, लोग उनसे दोस्ती रखेंगे। लेकिन वहीं पे अगर कोई बंदा 4 लाख 5 लाख फॉलोअर पे होगा, उसका कंटेंट दमदार होगा, तो उससे वो दोस्ती नहीं रखेंगे। तो दोस्ती होती है नंबर्स के बेसिस पे। बंदे में दम है लेकिन। और वो बंदे कभी बिग बॉस में भी आए थे। समझ गए किसकी बात कर रहा हूँ? अरे यार, तो जैसे बिग बॉस में आपका सिलेक्शन हो गया था और उसकी जगह फिर वड़ा पाव गर्ल चली गई उसके नहीं अंदर। यार, वड़ा पाव वाला तो मैंने मजाक में डाला था यार। मेरे को समझ नहीं आता लोगों को सरकाज़म समझ में क्यों नहीं आता है। मैंने ऐसे बोला, हर जगह यही लिटरली हो मैंने रखा है। कोटा फैक्ट्री का म्यूजिक लगा रखा है बैकग्राउंड में, ठीक है, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये सरकाज़म है। और किसी ने पूरी क्लिप देखी नहीं है, लास्ट वाले क्लिप को और कोई देखेगा लास्ट के 3-4 सेकंड की क्लिप, समझ में आ जाएगा सरकाज़म है। यार वड़ा पाव से मेरे को क्यों रिप्लेस करेंगे? भाई आर्टिकल छप रखे हैं ऐसे, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं आर्टिकल छापने वाले, उनको सरकाज़म समझ में आता नहीं है। मैंने लिटरली एक्टिंग की है उस वीडियो में, रोने की, कि यार मेरे को बड़ा पाव वाले से रिप्लेस कर दिया। भाई अब मैं यार बैकग्राउंड म्यूजिक में कोटा फैक्ट्री लगा हुआ है, समझो तो ह्यूमर है। सिलेक्ट हुए थे बिग बॉस के लिए? हाँ, अरे मेरी 4 दिन पहले तक बात हुई थी। जहाँ तक मुझे लगता है ना, मैंने जितने गुप्त सूत्रों से बात की है, तो उनसे मेरे को ये पता लगा, मेरे को वड़ा पाव से रिप्लेस नहीं किया गया, मेरे को अरमान मलिक की दूसरी पत्नी के लिए रिप्लेस किया गया, क्योंकि वो एक पत्नी के साथ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो वो एक पत्नी के साथ नहीं आ रहा था, तो उसकी दूसरी पत्नी के लिए रिप्लेस किया गया। वड़ा पाव वाला मैंने पूरा मजाक में बोला, तो वो लोगों ने सीरियसली ले लिया। तो एक एक्स्ट्रा बीवी की वजह से जाना, लड़ाई हो जाए, आप करना है चाहते, फिर कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा होता है। बिग बॉस में ना मोस्टली जो पर्सनालिटी अंदर गई हुई है ना, देख रहा है इस बार का कोई नहीं देख रहा। अनिल कपूर को छोड़ के और मेकर्स को छोड़ के जो वो शो में है, इस बार थोड़ा बोरिंग है, दैट इज ट्रू। सलमान भाई की वाइब अलग है। सलमान भाई देख रहे होंगे, वो ये देख रहे होंगे कि काश मैं होता तो इनकी बजाता। भाई सही है। मजाक करके अगर सलमान खान इस बिग बॉस में होते ना, इस बिग बॉस में सारे वैसे ही बंदे आए हैं जो सलमान खान को पसंद आते हैं, क्योंकि सलमान खान को ऐसे बंदों को बजाने में मजा आता है। ठीक है, सलमान खान ने मिस कर दिया अपने एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। सोचो हर वीकेंड के बारे में सलमान खान कभी इसको पेल रहे हैं, कभी उसको पेल रहे हैं, कितना मजा आता है। यार पर तेरे को पता है अरमान मलिक एक यूट्यूबर है, उसने भी स्लैप करा विशाल को, वो चीज सही नहीं हुई यार। अगर विशाल की जगह मैं होता ना अंदर, मैं अरमान मलिक के चढ़ जाता, उसका जीना हराम कर देता अंदर। लड़ाई बॉडी से नहीं जीती जाती, लड़ाई जीती जाती है कौन मरने से नहीं डरता है। पर मेरे हिसाब से कि वो क्लॉज वाली बात होती है, क्लॉज में लिखा होता है अगर आप सपोज करो किसी को स्लैप मार दोगे ना,
तो आपको 2 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं अगर सपोज। हाँ होता है बहुत Contract भारी होता है, amount हर हो reality जाता है show भाई ये होता तो। है और तू घर के अंदर है, तू मुंह खोल के क्या पता घर के बाहर ऐसी बातें ना बोले, घर के अंदर तेरे को पता है क्लॉज साइन करके आया है, तभी तो तू इतनी बातें बोल रहा है। और वो जानबूझ के लोग तुमसे ऐसे इतना एग्रेवेट करते हैं, इतना आपको उत्साहित करते हैं कि बंदा मतलब अरे गाली विशाल वाली बहुत दे दे। मासूम था यार, वो उसने कुछ पलट के बोला नहीं। विशाल सीन क्या ना, विशाल थोड़ा सा हेजिटेट होके वो कटारिया के आसपास घूम रहा है, मेनली वो उसको ये डर होगा कि कहीं उसको हेट वेट ना मिले उस तरीके से। मतलब इतना तो पता है बिग बॉस की दोस्ती देखो रियल नहीं होती है, ठीक है। वो पीआर वाले या फिर दुनिया भर के जो पीआर होते हैं वो उसको ऐसे दिखाने की कोशिश करेंगे कि बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, पर असल में ऐसा है नहीं। जरूरी नहीं है कि वो अच्छे दोस्ती हो, घर के अंदर है, वो एक साथ रह रहे हैं, उनकी मजबूरी होती है आपस में बात करना। और विशाल काफी मासूम बंदा, नहीं तो उसने पलट के कुछ बोला भी नहीं ज्यादा, ठीक है। वो सदमे में चला गया था कि क्या हुआ उसके साथ। पूरी दुनिया देख रही होती है यार। वही ना, अगर विशाल की जगह कोई ऐसा बंदा होता, सिद्धार्थ शुक्ला जैसा, वो तो फिर अरमान मलिक को पटक देता यार। वो तो अरमान मलिक को पटक के मारता। बट फिर पैसे दोनों को नहीं भरने वो पड़ते कहता हैं। मैं जुर्माना भर दूंगा लेकिन तेरे को कुत्ता बना के छोड़ूंगा। सही में भाई। सिद्धार्थ शुक्ला जैसा तो कोई आई नहीं बिग बॉस में, कोई नहीं आएगा, ना कभी आएगा ना कोई आया था। वो अलग लेवल पे भाई। वो सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज, ये दो ऐसे कंटेस्टेंट है, अगर इनके टाइप का कंटेस्टेंट बिग बॉस के अंदर आया है और उनसे कोई फालतू बोल रहा है, ये ऐसे लोग हैं कि मुक्का भी मार देंगे, चटाई मार देंगे, और उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, बिग बॉस भी इनको नहीं बट निकालेगा। तब था वो टाइम 2 करोड़ का, पहले भी था सबके टाइम हर पे। हमेशा रियलिटी भाई। शो होता है। मैंने जिस रियलिटी शो का ऑडिशन दिया था उसके कॉन्ट्रैक्ट में भी यही था कि अंदर अगर आपकी लड़ाई वड़ाई होती है तो आपके ऊपर 15 लाख का जुर्माना होगा। रियलिटी शो कौन सा ऑडिशन दिया आपने? प्लेग्राउंड का दिया था मैंने। प्लेग्राउंड के मैं वहां तक गया था मेंटोर राउंड से एक राउंड पहले, क्योंकि मेरी ना वहाँ पे उनसे बहस हो गई थी। वो पीआई राउंड होता है, पर्सनल इंटरव्यू राउंड, उसमें 7 लोग आगे बैठते हैं, ठीक है। मेंटोर राउंड से एक राउंड पहले होता है, तो वहाँ मैं अकेला इतनी दूर बैठा हुआ था, वो 7 राउंड वहाँ बैठे हुए थे, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे थोड़े से वो कह रहे थे कि तेरे को गेमिंग में कुछ नहीं आता, ये फलाना ठिकाना। तो मैंने ये बोल दिया आपको गेमिंग का घंटा नॉलेज नहीं है, बस बैठे हुए हो, बस निकाल दिया। वो तो ईगो पे लग गई हुई उनके फिर। अरे मैं तो वहाँ पे यार भाई मुंबई, मिलियन ऐसे तो नहीं होता ना, गेम में कुछ नहीं आता पर मिलियन हो चुके हैं। नहीं बात ये है ना, गेम खेलने के लिए प्रैक्टिस पहले बोल के आते हैं कि आपको 4 गेम प्रैक्टिस करके आनी है। वहाँ उन्होंने गेम चेंज कर दी एंड मूवमेंट पे, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है, एकदम से नया गेम खिलाओगे तो कोई कितना ही बड़ा प्लेयर हो, वो एकदम से नहीं सीख सकता उस तो गेम को। कैलिब्रेशन बैठने टाइम में लगता है सीखने में। और वहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही मौका होता है गेम। अब एक मौके में हम सीखें या खेलें, क्या फर्क पड़ता है। फिर तो मैं वैसा ही था, मैं तो टाइम पास खेल रहा था। और वो एक गेम थी, कौन सी गेम थी जिसमें गाड़ियाँ फुटबॉल मारती है? रॉकेट लीग, हाँ। वो तो मैंने खेला भी नहीं, वो तो मैं छोड़ दिया। मैंने कहा ये गेम मेरे को आता नहीं, मैं खेलूंगा नहीं, 0 पॉइंट डालना डाल दो। तो उस बेसिस पे वो पीआई में क्वेश्चन पूछते हैं फिर। लेकिन जैसे आप तो ऑलरेडी जानते थे वहां पे जो यूट्यूबर्स प्रेजेंट थे, जैसे ट्रिगर्ड इंसान था और बाकी कहाँ और पे? प्लेग्राउंड में। प्लेग्राउंड में ट्रिगर इंसान नहीं था इस बार में, जिसमें इस बार नहीं था, पिछली बार। अच्छा हाँ, इस बार तो नहीं था। इस बार एक्चुअली मेंटोर्स राउंड तक गया नहीं था ना। मेंटोर राउंड से पहले ही पीआई राउंड में मेरा सीन हो गया था, मतलब मेंटोर राउंड से एक दिन पहले। वैसे कितने घंटे मैक्सिमम आपने गेम खेली है? मैक्सिमम मैंने खेली है 16 घंटे। पबजी के टाइम पे तो 15-16 घंटे मैं भी खेलता था, रेगुलर खेलता था मैं। ऊपर से मैंने 2019 तक ई स्पोर्ट्स भी खेला है ना, रेगुलर मतलब डेली बेसिस पे? डेली बेसिस पे। मैं सुबह उठता था 9 बजे, 11 बजे हमारा कस्टम रूम होता था, 11 बजे से लेके 2 बजे तक कस्टम रूम, फिर 3 बजे से लेके 7 बजे तक कस्टम रूम, फिर 8 से लेके 12 तक कस्टम रूम, फिर बचा कुचा 1 से 2 तक कस्टम रूम। कस्टम रूम मतलब? कस्टम रूम मतलब अपने अपने अरे बंदों वो के साथ? लॉबी प्रैक्टिस के लिए ई स्पोर्ट्स प्लेयर। बट अपने घर से खेलते थे एकदम। मैं बस यही खेलता था। तो वो इतना मेंटली डिस्टर्बिंग था ना वो। मैं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा फोकस था कंटेंट बनाने पे। ई स्पोर्ट्स मजाक नहीं है, ई स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा घिसना पड़ता क्योंकि है। प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप तब। पबजी भाई मैंने एक टाइम पे इतनी खेली कि मेरे को सपने आने लगे पबजी के। सही बता रहा हूँ, ऐसा होता था आपके साथ? हाँ, अब ऐसा हो गया कि अब मैं बोर हो गया, पबजी में खुलता भी नहीं। पबजी से मैं खेल लूंगा, बीजीएमआई से मेरे को नफरत है। लोगों को लगता है मैं पबजी से नफरत करता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे को पबजी से आज भी उतना ही प्यार जितना पहले था, ठीक है। कि मैं जो हूँ पबजी के कारण हूँ, मुझे पता है। लेकिन ये बीजीएमआई इतनी घटिया गेम है ना, पूछो मत। पबजी से तो काफी हाइप मिली ना आपको? पबजी तो जो मेरे को इनिशियली जो मेरे को लोग जानते हैं अच्छे से, वो पबजी के कारण ही जानते हैं। 2020 के बाद बहुत सारे पबजी के बड़े बड़े यूट्यूबर आ गए, लेकिन 2020 से पहले के जो यूट्यूबर्स थे ना, उनकी बात ही अलग है सबकी। वो सबकी फेस वैल्यू अच्छी बनी हुई है। 2020 के बाद सिर्फ एक ही बंदा शायद पॉपुलर हुआ होगा, वो है जोनाथन। उसके अलावा शायद ही कोई पॉपुलर हुआ होगा 2020 के बाद। जोनाथन हो गया, या फिर ई स्पोर्ट्स के 1-2 प्लेयर हो गए, मावी हो गया, ठीक है। इस टाइप के कुछ प्लेयर्स वायरल हुए हैं। अभी वैसे प्लान्स क्या है फ्यूचर के? अभी क्या सोच रखा है, अब क्या आगे करना है? आगे मैं फ्यूचर का सोचता ही नहीं, जो चल रहा थोड़ा है बहुत क्या सोचा है? वही अभी जो नया चैनल बनाया उसको चलाना है। नया चैनल का नाम बता दो एक बार। सागर ठाकुर के नाम से। तो आप जैसे फोर्टनाइट वगैरह, जैसे बाहर यूएस के स्ट्रीमर्स बहुत फोर्टनाइट वगैरह काफी खेलते हैं। फोर्टनाइट इंडिया में नहीं चलेगा। फोर्टनाइट ना थोड़ी सी वैसी गेम है जो अमीरों के पास ही चल सकती है। ट्रू। इंडिया में वही गेम चलती है जो आम लोगों के पास भी एक्सेस हो, जिसका जैसे पबजी मोबाइल था, फ्री फायर सबसे ज्यादा चले, क्योंकि ये सबसे बेसिक गेम है जो कोई भी खेल सकता है सस्ते फोन में। फोन के अंदर भी है।
नहीं, फोर्टनाइट भी फोन के अंदर थी। फोर्टनाइट फोन के अंदर है, लेकिन सिर्फ आईफोन्स में और सैमसंग के कुछ बड़े फोन्स में। हाँ, तो वही एक्सेसिबिलिटी कितनी कम हो गई। तो हाँ, तो फोर्टनाइट चलाने के लिए आपके पास आईफोन होना चाहिए और सैमसंग के महंगे फोन होने चाहिए। जैसे यूट्यूबर्स होते हैं पैसा कमाने के बाद, जैसे गेमिंग में आपने स्टार्टिंग में बहुत पैसे कमाए होंगे, तो आप कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करते हो? मैंने तो घर ही खरीदे हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि मेरा ये था कि जब स्काउट ने मस्टैंग ली ना, मेरा ही मन था कि मस्टैंग ही लेता हूँ। अच्छा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि अगर मैं मस्टैंग लूँगा तो मेरे पास पैसे बचेंगे नहीं, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा वही मस्टैंग जिस गाड़ी है, अगर मान के चलो मैं कहीं गलती से ठोक दी, मैं तो लग जाएंगे। इतनी छोटी उम्र में दिमाग कैसे आ रहा है इतना? मतलब कोई सोचता नहीं है इतना। मेरे हिसाब से हमारे जैसे बच्चे होते हो तो ले लेते। नहीं, मेरे को सोचना पड़ता है ना, क्योंकि मैंने अपने हालत देखे ना, मैं किस हालत से उठ के आया हूँ। अगर मैं शुरू से ही अमीर फैमिली का होता तो मैं शायद गाड़ी ही लेता, क्योंकि मेरे पास सिक्योरिटी होती, घर की है वो। मेरे पास क्या था कि मेरे पास एक अच्छा घर भी नहीं था, तो मेरे को ये पता था गाड़ी लेकर कोई फायदा नहीं है, पहले एक अच्छा घर लेना है। ठीक है, मुझे अपने जिस मोहल्ले में मैं रहता था उस मोहल्ले से किसी अच्छे मोहल्ले में जाना है, तो मेरी मेंटालिटी पहले वो थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले घर लिया। अभी ऐसा हो गया कि अब मेरा गाड़ी लेने का मन ही नहीं करता। अभी मेरा XUV 700 लेने का प्लान था। ठीक है, फिर मेरे को एक फ्लैट पसंद आ गया, मैं सोचा अब ये लेंगे। प्रॉपर्टी सही है, प्रॉपर्टी में पैसा अप्रिशिएट भी तो होगा आपका। वही ना, गाड़ी मेरे को चलानी भी नहीं आती, बात ये है। ठीक है, थोड़ी बहुत आती है चलाने, मतलब मेरे को बेसिक आता है, पर रोड पे मैंने नहीं चलाई गाड़ी कभी। कभी आपका लोएस्ट फेज के बारे में बताओ, जब आपको बहुत लो फील हुआ हो, उसके बाद आपने कैसे उस चीज को ओवरकम करा? लोएस्ट फेज तो मेरा यही रहा है, जब कॉलेज छोड़ने का मेरा मेन रीजन गेमिंग से हटके वो भी था, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी थी। काइंड ऑफ लाइक ना, मेरे को आइडिया था कि घर वालों ने लोन ले रखा है मेरे कॉलेज के लिए। मेरे कॉलेज की जो फीस थी 70,000 थी, ठीक है, साल की। तो उसके लिए घर वालों ने लोन भी ले रखा है। ऊपर से मेरे घर वालों को बहुत सारे ताने भी सुनने पड़े, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, मेरे पापा किसी से पैसे मांगने गए थे ना रिश्तेदार से, तो उन्होंने थोड़ा सा बेइज्जत करके भगा दिया था काइंड ऑफ। तो वो सब चीज़ें ना मेरे दिमाग में थी। ठीक है, कि ये सब चीज़ों के चक्कर में ना मैं घर वालों को बहुत प्रेशराइज कर रहा हूँ। तो कॉलेज छोड़ने का मेरा मेन रीज़न यूट्यूब के साथ साथ ये भी था कि ये बहुत ज़्यादा मैं फाइनेंशियली वीक होता जा रहा हूँ। इससे मेरा सबसे लोएस्ट फेज था जब मैंने ये देखा घर वालों को इस कंडीशन में कि पूरा कर्जा है सिर के ऊपर से मेरा भी पढ़ाई में मन था नहीं, और मैं घर वालों को पैसे बेमतलब खर्च कर रहा हूँ। तो मैं उस समय लिटरली डिप्रेशन टाइप की फीलिंग थी मेरे अंदर। ओवरकम कैसे करा फिर उसको? वही था कि मैंने कॉलेज छोड़ा सबसे पहले, और उसमें पैसे आने लग गए थे, तो धीरे धीरे करके जब पैसे बढ़ते गए तो वो उस तरीके से मैंने कवर करा अपना ये वाला सिचुएशन। मतलब मैंने घर वालों के लोन चुकाया सबसे पहले। तो शुरू के जब मैंने आईफोन लिया था ना, उससे पहले मैं घर वालों को लोन ही चुका रहा था, जितना भी लोन था 3 से 4 लाख का। घर लेने के बाद तो मम्मी पापा बहुत खुश होंगे अभी। हाँ, खुश हुए, पूरे हर जगह मेरी बात चली, गाँव सब में। क्योंकि वही है ना, गाँव के जो कुछ अच्छे रिश्तेदार हैं मेरे, जो जनरली खुश थे मेरे लिए, लेकिन कुछ वही होते हैं ज़्यादातर जेलस वाले ही होते हैं। वो भी बात कर रहे थे, जो कुछ अच्छे रिश्तेदार थे वो भी बात कर रहे थे। तो ये सब चीज़ों से ना फैमिली को अच्छा लगता है, ये सब चीज़ें जब होती है कि कोई बात करे आपके बेटे के बारे में। वो भी इतनी यंग एज में करके दे दिया लड़के ने। सॉरी, बोल रहा हूँ वो भी इतनी यंग एज में। हाँ, बहुत बहुत बड़ी बात होती है वो तो। वही है। एक मेरे को लास्ट चीज पूछनी है। सपोज करो आजकल जो लोगों के पास ना हेट जाती है, बच्चे होते हैं या कुछ भी, सपोज करो अपकमिंग यूट्यूबर्स आएंगे, कुछ भी है XYZ, तो उनको ना हेट से बहुत फर्क पड़ता है। आपको लोग हेट कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से डील करते हो? ऐसे पब्लिक फिगर होके तो गेमर्स को जो पूरे टाइम लाइव स्ट्रीम में रहते हैं, इतनी वैरायटी ऑफ गेमर्स ऑडियंस से हेट मिलती है। मैं कह रहा हूँ इन जनरल भी। देखो, यही है, पहले पड़ता था फर्क। मतलब मैं बहुत शुरू से ही हूँ ना ये यूट्यूब कम्युनिटी में, मिलिशिया के टाइम से ही बहुत ज़्यादा हेट वेट पढ़ने की मेरे को आदत सी पड़ चुकी थी। ठीक है, मेरे अंदर फीलिंग ऑफ जजमेंटल आज के टाइम पे बिल्कुल नहीं है। जो मेरे खास लोग हैं जिनको मैं दोस्त मानता हूँ, अगर वो मेरे बारे में कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, जैसे मैं सोचता था कि ये मेरे बारे में ये सोचता होगा, लेकिन बाद में पता लगता है कि ये बस मेरा टाइम पास दोस्त है, इसने मेरे को सिर्फ बैकअप फ्रेंड रखा है, इस तरीके का कोई सोचता है, तब मुझे फ़र्क पड़ता है। अब कोई एक रैंडम बंदा अपने झोपड़ी में बैठ के मेरे को गाली दे रहा है, उससे मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, ये बताओ। नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत मैसिव हेट मिल रही है, मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, एंड दैट इज अफेक्टिंग योर वर्क। लिटरली मेरे को फर्क पड़ना बंद हो गया है। मैं PUBG के टाइम पे भी मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के खिलाफ बोला, इसलिए नहीं बोला कि मेरे को कुछ शौक था बोलने का, इसलिए बोला क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं हद तक उनके कुछ ना कुछ चीज़ें पता थी जो मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता था, क्योंकि ये केस वेस करने देने वाली चीज़ें होती है जब तक कि आपके पास ठोस सबूत ना हो। ठीक है, तो उस टाइम से मेरे को इतना हेट मिला पड़ा है कि अब मेरे को फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। मुझे पता है लोगों का काम है बोलना, नहीं पता है हेट से किसको फ़र्क पड़ता है, जो अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होता है। मान के चलो मुझे पता है मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, ठीक है, अब इसको लेके भी कोई हेट मिलता है तो ये कोई सेंस बनाता नहीं है। ठीक है, मेरी बस खराब आदत ये है कि एक टाइम पे मल्टीपल लोगों के खिलाफ बोल देता हूँ, कभी इसके खिलाफ कभी उसके खिलाफ। तो वो क्या होता है ना, जब मल्टीपल लोग एक साथ आते हैं ना, तो लोगों को अंदर ये इमेज बन जाती है मेरी कि ये सिर्फ लड़ता रहता है, पर ऐसा नहीं होता है। मेरी वो गंदी आदत है कि अगर मान चलो अभी इस बड़े क्रिकेटर ने कुछ कांड किया, मैं इसके खिलाफ भी बोलूंगा, अभी इस क्रिकेटर ने कुछ बोला, मैं इसके खिलाफ भी बोलूंगा। तो ऐसे कर करके ना मेरा पैरेलली बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही होती है एक साथ।
तो उससे लोगों के अंदर ये इमेज बन गई है, मेरे अंदर लोगों के अंदर ये इमेज बन गई है मेरे लिए। मैक्स तो लड़ाई करता है। वही वाली बात है। अब रियान पराग वाले सीन में क्या हुआ था, मैंने बस एक कमेंट किया था, हर कोई कमेंट कर रहा था, हर कोई उसको लिटरली हिलाने डुलाने वाला बोल रहा था, दिन भर हिलाता रहता है। मैंने मजाक में ये लिखा कि भाई देख इसको, मतलब मजाक में, एक नॉर्मल होता है ना काइंड ऑफ लाइक, अरे वो ऊपर से उस समय मेरे को ये भी नहीं पता था वो क्रिकेटर है। लिटरली मैं उसको जानता था मीम पेजेस के कारण, मुझे लगा कोई वैलोरेंट स्ट्रीमर होगा। जब मैंने उसको टैग करके लिखा ना, जब मैंने उसकी आईडी खोली, मैंने कहा अरे भाई ये तो क्रिकेटर है राजस्थान रॉयल का, ठीक है। और उसका मैसेज भी आ गया लकीली, ठीक है। मैसेज आया तो पहले उसने नॉर्मली पूछा कि भाई कोई दिक्कत है क्या आपको? मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो कहता है कि भाई मैंने सुना तूने कमेंट करा मेरे ऊपर कुछ। मैंने कहा भाई सुना तो मैंने भी तेरे बारे में बहुत कुछ है, इसका मतलब ये थोड़ी सच हो जाएगा। तो मैंने ऐसे लिख दिया। सुना मैंने ऑब्वियसली ये था कि ये रियान पराग फोटोज देख के ये करके हिलाता डुलाता रहता है, मैंने ये सुना, ठीक है। उसके बाद उसने फिर इस तरीके से लिखा। उसके बाद मैंने बस मजे लेने के लिए काइंड ऑफ लाइक डाल दी मैंने कि ये भाई ये चल रहा है सीन। जब उसने ब्लॉक कर दिया, अगर वो ब्लॉक नहीं करता मैं वो मैसेज पब्लिक भी नहीं करता, मेरे को कोई शौक थोड़ी है। उसने ब्लॉक कर दिया तो उसने मेरे को मौका दे दिया। मेरा काम ही यही है कि अगर कोई उल्टी सीधी हरकत करे पब्लिक कर दो। और ऊपर से उसके डीएम में कुछ वैसा था भी नहीं जो मैं पब्लिक करने से पहले सोचता, कुछ पर्सनल डिटेल्स नहीं थी। कोई ऐसे क्रेजी फैन मोमेंट हुआ है अभी तक? हाँ, मैं मॉल से निकाला गया हूँ एक बार भीड़ लगने के कारण। मतलब क्या किसी हुआ, यूट्यूबर का बताओ। मीटअप था, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे भी भीड़ थी। तो उस यूट्यूबर को मैं जानता था, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली उसको कॉल कर दिया। फर्स्ट मैं मास्क और चश्मे में था, ठीक है। तो वहाँ पे एक बंदे ने नोटिस किया, फिर वो ऐसे ना चेन रिएक्शन बन गया, तो पूरा फर्स्ट फ्लोर मेरे पास आ गया। क्रेजी ब्रो। तो वहाँ से फिर मेरे को मॉल वालों ने सिक्योरिटी के थ्रू कौन सा मॉल था निकाला। ये था साकेत, दिल्ली सागर का Select ये City। सिलेक्टेड बॉक्स। अच्छा ये साकेत। यहीं पे कब क्रेजी की बात है भाई। ये? ये हो गई 1 साल हो गई इस बात को। अरे वाह क्या बात। और इससे पहले दूसरा मोमेंट ये था मेरे पास कि मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था, मेरे को एलन के स्टूडेंट्स ने पहचान लिया, और सिर्फ एलन के स्टूडेंट्स थे उस समय, हौज खास के साइड में। तो वहाँ पे भी चेन रिएक्शन हो गया, तो मेरे को वहाँ से भी निकालना पड़ा। क्रेजी भाई। तो सिक्योरिटी आई थी पूरी ऐसे? नहीं, वो गार्ड आते हैं, वो निकाल देते हैं। अगर ज्यादा भीड़ लग जाती है ना तो वो 2-3 पुलिस वाले आते हैं, वो निकाल देते हैं। सिक्योरिटी। उसके बाद से मैंने मेट्रो में ट्रैवल करना ऑलमोस्ट ना के बराबर कर दिया है आज के अभी टाइम पे। पहचानते हैं एकदम से लोग जाते हो? हाँ, मेट्रो में पहचान लेंगे अगर मैं जाऊंगा तो। मेट्रो में तभी ट्रैवल करता हूँ जब मेरे साथ कोई बंदा हो और मेरे को कैब वैब ना मिल रही हो, तभी मैं ट्रैवल करूंगा। अगर मेरे को कैब मिल रही है तब मैं ट्रैवल नहीं करूंगा। चलो मैक्सन भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। मजा आया मेरे को भी। मजेदार जेन्युइनली भाई मेरे को बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच भाई।